Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing well. Nowadays the word anxiety has become part of everyday conversation. हम अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि I have anxiety जब भी वो नर्वस या स्ट्रेस्ड फील करते हैं. But have you ever wondered whether anxiety is always a disorder? Actually anxiety is a normal protective response of our body. ये सिर्फ तब एक डिसऑर्डर मानी जाती है जब ये एक्सेसिव हो जाए, ज्यादा टाइम के लिए रहे और आपकी डेली फंक्शनिंग इसकी वजह से अफेक्ट होनी शुरू हो जाए. So in today's lecture let's understand anxiety from both biological and a clinical perspective. So let's dig into it. एंजाइटी को समझने के लिए आई वॉन्ट यू टू रिकॉल योर पास्ट. उस रात की तरफ चलते हैं जब अगले दिन आपका एमडी कैट था. उस रात ना आपको सही तरह नींद आई होगी. योर माइंड मस्ट बी कॉन्स्टेंटली थिंकिंग व्हाट इफ आई फॉरगेट एवरीथिंग, व्हाट इफ आई डोंट स्कोर वेल, व्हाट इफ आई डोंट गेट एडमिशन. यू स्टार्ट फीलिंग टेंस, वरीड एंड अनईजी. दिस इज नॉर्मल एंजाइटी. अब दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा इमेजिन करें जो हर टाइम टेंस, वरीड और अनईजी है और उसको एप्रीहेंशन यानी कि हर टाइम कुछ बुरा हो जाने का डर रहता है. दिस इज वेयर एंजाइटी बिकम्स अ डिसऑर्डर. एंजाइटी के फिजिकल सिम्टम्स फियर से मिलते जुलते हैं जिसमें टेकिकार्डिया, स्वेटिंग, ट्रेम्बलिंग और पाल्पिटेशन आ जाता है. और साथ साथ हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि फाइट एंड फ्लाइट मोड पर काम करता है वो हर टाइम एक्टिवेट रहने लग जाता है. इसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग्स हम यूज़ कर रहे होते हैं उसमें बेंजोडाइजापीन्स और अदर एंजियोलिटिक ड्रग्स इन्वॉल्व हैं. अंडर नॉर्मल कंडीशंस हमारा ब्रेन हार्मोन्स के बैलेंस को मेंटेन रखता है और हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन करती है. लेकिन एंजाइटी के दौरान जो दो मेजर हार्मोन्स हमारे इफेक्ट होते हैं उसमें गैबा यानी कि गैमा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड और दूसरा सेरोटोनिन यानी कि 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन आते हैं. बेंजोडाइजापीन के मैकेनिज्म को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम गैबा के नॉर्मल फंक्शन को समझें कि वो किस तरह से बॉडी में अपना रोल प्ले करता है. गैबा सेंट्रल नर्वस सिस्टम का प्रिंसिपल इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. ये क्लोराइड चैनल के इन्फ्लक्स के थ्रू न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को कम करता है और इस तरह से ब्रेन में कार्मिंग इफेक्ट पैदा होता है. एंजाइटी डिसऑर्डर्स में गैबार्जिक न्यूरोट्रांसमीटर या तो कम हो जाती है या फिर एक्सेसिवली लेस इफेक्टिव हो जाती है और उसको ट्रीट करने के लिए फिर हम बेंजोडाइजापीन्स का इस्तेमाल करते हैं. गैबा रिसेप्टर्स की अगर बात करें तो गैबा रिसेप्टर्स में हमारे पास 3 टाइप्स आ जाती हैं, गैबा ए, गैबा बी एंड गैबा सी. आज के लेक्चर के लिए सिर्फ और सिर्फ गैबा ए सबसे इंपॉर्टेंट रिसेप्टर है जो कि फास्ट एक्टिंग लाइगेंड गेटेड क्लोराइड आयन चैनल रिसेप्टर है और बेंजोडाइजापीन्स का प्राइमरी टारगेट है. Okay, so let's move on towards GABA A receptor and learn more about it. The most important thing I want you to know about GABA A receptor is that it has 5 subunits, 2 alpha, 2 beta and 1 gamma subunit. These subunits have specific binding sites on them. For example, GABA binding site is located between alpha and beta subunits. Benzodiazepine binding site is located between alpha and gamma subunits and barbiturate binding site is located on the beta subunit. Whenever GABA binds, the chloride channel open up and allow the influx of chloride ions. Whenever benzodiazepine bind, they enhance the effect of GABA. They do not act as agonists. They just enhance the effect of GABA. We will discuss this in a bit. Barbiturates prolong the chloride channel opening. Okay, so one more interesting point about GABA A receptor is that it contains different alpha subunits, but the two most important are alpha 1 and alpha 2. The alpha 2 subunit is mainly found in limbic system which controls emotions and anxiety. जब benzodiazepine इन receptors पर काम करती है तो हमारी anxiety reduce हो जाती है. In contrast जो alpha 1 subunits हैं वो brain के उन regions में पाए जाते हैं जो कि sleep और alertness में involve होते हैं. इन receptor की activation की वजह से sedation होती है. अब जो कि बेंजोडाइजापीन सिलेक्टिव नहीं हैं और वो अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 दोनों पर अपना एक्शन शो करती हैं तो वो एंजाइटी को रिलीव करती हैं लेकिन वो साथ ड्राउजीनेस भी कॉज करती हैं. अब क्योंकि हमारी बेसिक्स क्लियर हैं, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स बेंजोडाइजापीन्स. अब ये पॉइंट मैंने पहले भी बताया था कि बेंजोडाइजापीन्स गैबा के फंक्शन को इन्हेंस करती हैं. वो खुद गैबा की तरह काम नहीं कर सकती, वो गैबा की एगोनिस्ट नहीं है. इस पॉइंट को समझने के लिए हमें एगोनिस्ट का पता होना चाहिए. एगोनिस्ट रिसेप्टर की एक्टिव साइट पर जाकर लगता है, रिसेप्टर को डायरेक्टली एक्टिवेट करता है और अगर नेचुरल लाइगेंड नहीं भी है तब भी वो अपना एक्शन परफॉर्म करता है. लेकिन जो पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स होते हैं वो रिसेप्टर की एलोस्टेरिक साइट पर जाकर लगते हैं, रिसेप्टर को खुद एक्टिवेट नहीं करवा सकते और वो नेचुरल लाइगेंड की प्रेजेंस में काम करते हैं, उसकी एब्सेंस में उनका एक्शन शो नहीं होता. अब अगर मैं बेंजोडाइजापीन्स की बात करूं तो वो गैबा के फंक्शन को इन्हेंस करती हैं, लेकिन अगर गैबा प्रेजेंट नहीं है और वो रिसेप्टर पर आकर नहीं लगा तो बेंजोडाइजापीन्स का कोई एक्शन शो नहीं होगा. दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज पॉजिटिव एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर्स. ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ आवर वीडियो दैट इज मैकेनिज्म ऑफ बेंजोडाइजापीन्स. जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि बेंजोडाइजापीन्स गैबा ए रिसेप्टर में स्पेसिफिक साइट पर जाकर लगते हैं और सिर्फ गैबा की प्रेजेंस में अपना एक्शन शो करते हैं. एक दफ़ा जब गैबा बाइंड हो जाता है तो बेंजोडाइजापीन उसके एक्शन को बढ़ाते हैं बाय इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग.
This allows more chloride ions to enter the neuron, causing hyperpolarization. Hyperpolarization की वजह से न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन एक्टिविटी calm down होती है, producing anxiolytic, sedative, hypnotic, anticonvulsant, muscle relaxant and amnesic effects. ओके, एक्शंस ऑफ बेंजोडाज़ेपिन्स को डिस्कस करने से पहले मैं एक मिसकंसेप्शन को एड्रेस करना चाहूँगी कि बहुत से स्टूडेंट्स समझते हैं कि एक गैबा ए रिसेप्टर्स में अल्फा 1 और अल्फा 2 सब यूनिट इकट्ठे हैं। ऐसा नहीं है, डिफरेंट गैबा ए रिसेप्टर्स में डिफरेंट अल्फा सब टाइप्स होती हैं। I want you to understand that if a GABA A receptor is containing alpha 2 subtype of alpha subunit, then both alpha subunits will be alpha 2. And vice versa. As we all know that benzodiazepines are not selective and they get attached onto the alpha 2 and alpha 1 subunit both of the GABA A receptor. So their anxiolytic and muscle relaxant effect is due to their attachment onto the alpha 2 subunit of GABA A receptor. And sedative, anticonvulsive and cause of anterograde amnesia will be due to their attachment on the alpha 1 subunit. I know this is getting a little hectic, but hang in there. We are almost done. Let's move on towards the therapeutic uses of benzodiazepines. Remember, benzodiazepines aren't used for just one anxiety disorder. They are useful across several anxiety-related conditions. The ones you should remember for exams are severe anxiety, general anxiety disorder, social anxiety disorder, PTSD, OCD, and phobias. Benzodiazepines are only used for short-term use because they are highly prone to tolerance and dependence. Now let's be realistic. Understanding the concept is important, but जो medications के नाम text में mention किए गए हैं वो आपको वैसे ही memorize करने पड़ेंगे. इसका कोई shortcut नहीं है. So now let's move on towards the next therapeutic use. So benzodiazepines are also useful for treating insomnia. To get the understanding of this therapeutic use, we should have some know-how of sleep cycle. Our sleep cycle consists of two main phases: non-rapid eye movement sleep यानी कि NREM and rapid eye movement sleep यानी कि REM. Now NREM sleep has three stages: N1 which is light sleep, N2 which is stage where we spend most of our sleeping time, and N3 also called slow wave or deep sleep, which is important for physical rest and recovery. After NREM we enter REM sleep where most dreaming occurs and the brain processes memories. Throughout the night we cycle repeatedly between NREM and REM sleep. Now benzodiazepines treat insomnia by decreasing the time taken to fall asleep and by increasing the stage to NREM, which is light but stable sleep. At this point, the question that arose to my mind was that why benzodiazepines are not increasing the deep sleep stage. And the answer that I found out was that benzodiazepines increase the quantity of sleep and not quality. क्योंकि एक इंसोम्निया के पेशेंट के लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है कि वो कितनी देर सोया बजाय इसके कि उसने किस तरह की नींद ली. The next therapeutic use is anterograde amnesia. Although at first I think that anterograde amnesia is generally considered a side effect of benzodiazepine, but in certain medical procedures it becomes a therapeutic advantage. जैसे कि अगर एक पेशेंट को एंडोस्कोपी से पहले मिडाजोलाम दे दी गई है तो पेशेंट कॉन्शियस रहेगा, क्वेश्चंस के आंसर देता रहेगा, कमांड्स को फॉलो करेगा, लेकिन प्रोसीजर के बाद उसको कुछ भी याद नहीं होगा. रिमेंबर, एंटेरोग्रेड एमनेसिया मीन्स द पेशेंट कैन नॉट फॉर्म न्यू मेमोरीज आफ्टर रिसीविंग द ड्रग, बट मेमोरीज फ्रॉम बिफोर taking the drug remain intact. The other therapeutic uses of benzodiazepines include treatment of seizures and muscular disorder. Okay, so now let's move on towards the pharmacokinetics of benzodiazepine. So, as they are lipophilic, they are rapidly absorbed after oral absorption and widely distributed in the body and can also cross blood-brain barrier. The duration of action mainly depends on the half-lives of the drug. The long-acting drugs such as diazepam have active metabolites that prolong their half-life. लेकिन इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उसका clinical effect भी उतनी ही ज़्यादा देर रहेगा. क्योंकि over the time the drug leaves the brain and redistributes into the fatty tissues, reducing its effect even though it is still present in the body. Okay, so now let's move on towards the fate of the benzodiazepines. Most benzodiazepines are metabolized in the liver. Drugs like diazepam and chlordiazepoxide form active metabolites which prolong their duration of action. They are eventually excreted in the urine after metabolism in the form of glucocorticoid or oxidized metabolites. An important point to remember is that benzodiazepines cross the placenta and also excreted in breast milk. So they are generally avoided during pregnancy and used with caution during breastfeeding. Okay, so now let's move on towards the adverse effects. बाकी medications की तरह benzodiazepines के भी कुछ adverse effects हैं जिनमें drowsiness, sedation, dizziness, impaired coordination, confusion and anterograde amnesia आ जाता है. These effects are usually dose dependent and are more common in elderly patients. Dependence की अगर बात करें तो prolonged use की वजह से benzodiazepines can cause tolerance and physical dependence.
Therefore, they should not be stopped abruptly as this may lead to severe withdrawal symptoms such as anxiety, insomnia, tremors, and in severe cases, seizures. For this reason, the dose should always be reduced gradually. Congratulations, we have officially survived benzodiazepines. But don't relax just yet, we still have a few more anxiolytic drugs to cover. Other anxiolytic agents में antidepressants और buspirone included हैं. एंटी डिप्रेसेंट्स हमारी फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग होती है, ख़ास तौर पर तब जब हमने लॉन्ग टर्म एंजाइटी को ट्रीट करना हो और एडिक्शन और डिपेंडेंस के बहुत ज़्यादा रिस्क हों। एंटी डिप्रेसेंट्स की दो मेन टाइप्स हैं जिसमें SSRIs यानी कि सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स और SNRIs यानी कि सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स आते हैं। The most commonly used are SSRIs or selective serotonin reuptake inhibitors. They work by blocking the reuptake of serotonin, increasing its level in the synaptic cleft and improving mood and anxiety. Another group is SNRIs or serotonin norepinephrine reuptake inhibitors. They block the reuptake of both serotonin and norepinephrine, increasing the levels of both neurotransmitters and helping relieve anxiety. तो फिर जो बात याद रखने वाली है वो ये कि benzodiazepines are used for rapid symptom relief, whereas SSRIs or SNRIs are preferred for long-term management of anxiety disorders. आई नो एट दिस पॉइंट सम ऑफ यू आर क्वेश्चनिंग योर लाइफ चॉइसेस क्योंकि हमने इतना बड़ा लेक्चर बेंजोडाइजापीन्स पर कवर किया है एंड नाउ SSRIs आर स्टीलिंग द स्पॉटलाइट एज द फर्स्ट लाइन ड्रग्स. Okay, hold on, I can explain this. Since SSRIs and SNRIs take about 4 to 6 weeks to produce their full effect, they are usually started first. If the patient's anxiety is severe, a low-dose benzodiazepine may be added for the first few weeks to provide rapid relief. एक दफ़ा जब एंटी डिप्रेसेंट्स अपना काम करना शुरू कर देते हैं तो बेंजोडाइजेपिन्स को टेपर ऑफ करके डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है ताकि विथड्रॉल सिम्टम्स को अवॉइड किया जा सके. बाकी क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट्स हैव अ मच लोअर रिस्क ऑफ डिपेंडेंस एंड आर सेफ फॉर लॉन्ग टर्म यूज, दे आर कंसिडर्ड द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर. Okay, so our next and the very last anxiolytic drug is buspirone. Buspirone is mainly used for the treatment of generalized anxiety disorder. In patients with chronic anxiety, buspirone is considered to be as effective as benzodiazepines. However, benzodiazepines की तरह इसका immediate relief नहीं होता, so it is not useful in acute anxiety or panic attacks. Okay, now let's move on towards the mechanism of buspirone. Buspirone works differently from benzodiazepines. It acts as a partial agonist on 5-HT1A serotonin receptors. By partially stimulating these receptors, it helps regulate serotonin activity in the brain, which gradually reduces anxiety. Since its action develops slowly, the therapeutic effect usually appears after 2 to 4 weeks. Now what happens is buspirone activates the presynaptic 5-HT1 autoreceptors, which temporarily reduces serotonin release. However, continued use की वजह से ये autoreceptors desensitized हो जाते हैं और normal serotonin transmission को resume करते हैं. This gradual adaptation produces the anti-anxiety effect. That is why buspirone takes about 2 to 4 weeks to become effective. Okay, before we wrap up, let's quickly compare benzodiazepines and buspirone. Buspirone का हमें पता है कि वो GABA A रिसेप्टर पर लगती हैं, एक्यूट एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए ज़्यादा यूजफुल हैं, लेकिन वो सेडेशन, टॉलरेंस और डिपेंडेंस कॉज करती हैं. इन कॉन्ट्रास्ट, buspirone act on 5-HT1A serotonin receptors, has a slower onset of action and is mainly used for GAD. कॉमन एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ buspirone में डिजीनेस, हेडेक, नोजिया और नर्वसनेस शामिल है. ओके, दैट्स ऑल फॉर एंजियोलिटिक ड्रग्स. सिंस द लेक्चर हैज़ बिकम क्वाइट डिटेल्ड, तो मैंने सोचा कि मैं हिप्नोटिक्स के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी. मेक श्योर यू डोंट स्किप दिस लेक्चर बिकॉज द कॉन्सेप्ट्स यू हैव लर्न हियर विल मेक हिप्नोटिक्स मच ईजियर टू अंडरस्टैंड. सी यू इन द नेक्स्ट वन. दिस इज माहीन साइनिंग आउट.